नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं महासमर के मुद्दे। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे, राजस्थान कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, साथ ही भारत वाहिनी पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। दोनों ही पार्टियों ने मूल नाम घोषणा पत्र जो होता है वो नाम नहीं देकर के कांग्रेस ने दिया जन घोषणा पत्र और भारत वाहिनी ने दिया दृष्टि पत्र। चलिए पहले हम बात करेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र की और हम क्या दावे पार्टी कर रही है, रोजगार के अवसर कैसे मुहैया कराएगी, महिलाओं को यानी बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा की बात की जा रही है, किसानों का कर्ज माफी 10 दिन में कर दी जाएगी। कई ऐसी घोषणाएं हैं, हम आपको दिखाएंगे कि लोक लुभावन घोषणाएं पूरी कैसे कर पाएंगे, जनता का भरोसा है कि नहीं है। तमाम पहलुओं को हम छूने की कोशिश करेंगे और राजनीतिक दल किस तरह से देखते हैं इस घोषणा पत्र को। भाजपा के बाद कांग्रेस का घोषणा पत्र भी, जिसका इंतजार था कि क्या चीजें सामने आती हैं। तो चले हम एक बार आपको जरा सचिन पायलट क्या दावे कर रहे हैं वो मैं दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम लौटेंगे पैनल पे। अन्य बिंदु है, गोचर भूमि का हम बोर्ड बनाना चाहते हैं। अतिक्रमण होता है गोचर भूमि के ऊपर, विवाद होता है, लिटिगेशन में फंस जाता है, तो हम चाहते हैं बोर्ड बनाकर उस समस्या का समाधान हम कर सकें। जो हमारे नौजवान हैं जो नौकरियों के लिए एग्जामिनेशन देने के लिए आते हैं सेंटर्स पर, हमने मैनिफेस्टो में कहा है कि जो नौजवान अपने एडमिशन कार्ड्स लेकर आएंगे उनके लिए जितना भी ट्रैवल है वो हम फ्री कराएंगे ताकि नौजवान अलग अलग सेंटर्स में जाके अपना एग्जाम दे सकें। एक अकाउंटेबिलिटी बिल, उसका भी प्रावधान रखा गया है कि सरकार से जो डॉक्यूमेंट्स, जो एनओसीज, जो परमिशंस, जो भी चाहिए आम नागरिक को, वो विद इन 30 डेज सरकार उसको देगी। अकाउंटेबिलिटी बिल का हमने प्रावधान रखा है। राइट टू हेल्थ की बात हम लोगों ने करी है। जो सैंक्शन पोस्ट हैं उनको अतिशीघ्र भरने का संकल्प हमारे घोषणा पत्र में लिखा गया है। और एक सोच कांग्रेस पार्टी की है, सुझाव भी आया, मैं समझता हूं बड़ा प्रैक्टिकल है, कि जो हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में करिकुलम है, जो डिप्लोमाज हैं, जो डिग्रीज हैं, उसको हमें अलाइन करना पड़ेगा। इंडस्ट्री की डिमांड क्या है? शुरू से कहते आए कि हम जुमला नहीं दे रहे, हम ऐसा झूठा वादा नौजवानों से नहीं कर सकते। इस राजस्थान में जहां पहली बार बेरोजगारी के आलम इतने हैं कि नौजवान अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, इससे बड़ा कलंक समाज और प्रदेश के लिए नहीं हो सकता है। चाहते हैं आसान दरों पर उनको लोन मुहैया कराया जाए ताकि वो लोग कुछ रोजगार कर सकें। नौकरी अगर नहीं मिल पाती है, ऋण अगर नहीं मिल पाता है, तो पूरे प्रदेश के जो जरूरतमंद परिवार हैं उनके पढ़े लिखे बच्चे बच्चियों को हम लोग आर्थिक मदद के रूप में 3,500 रुपए तक का मंथली अलाउंस देना चाहते हैं ताकि उन लोगों को एक सहारा मिल जाए। सचिन पायलट के दावे जो घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु हैं वो कह रहे हैं, मैं आपको स्लाइड के जरिए भी दिखाऊंगा। लेकिन इस बीच मौके पर जो मौजूद रहे घोषणा पत्र जारी करने के दौरान अशोक गहलोत और अविनाश पांडे, वो क्या कह रहे हैं। एक बार मैं बीजेपी का रिएक्शन भी आपको सुनाऊंगा कि अरुण चतुर्वेदी क्या कह रहे हैं। एक बार जरा सुनिए अशोक गहलोत, पांडे और चतुर्वेदी का रिएक्शन। आज जनता के सामने एक जन सेवा पत्र बोलकर हम लोग इसकी घोषणा कर। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का इस चीज पर बहुत ही गंभीर रूप से एक दिशा निर्देश पूरी कांग्रेस कमेटी और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन साहब और उनकी पूरी टीम समय समय पर इस चीज को लेकर वो आश्वस्त करते रहे कि किसानों को, बेरोजगार युवकों को, हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली, समाज का ऐसा कोई भी अंग ना हो जो हमारे इस घोषणा पत्र में छूटा नहीं है। पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये देश से पहली बार होता है जहां हम लोग मैनिफेस्टो को कैबिनेट से अप्रूव करा देते हैं। तो ये वादा करके हम चुनाव जीत के आए हैं, हमारा फर्ज बनता है हम उन वादों को निभाएं। इसलिए ये मैनिफेस्टो में जो लिखे हुए हैं ये हमारे वादे जनता के हैं। तो तमाम जो चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर को, सेक्रेटरी को, ज्वाइंट सेक्रेटरी सबको कॉपी भेजते हैं ऑफिशियली, जिससे कि उसको आधार बना करके तमाम नीतियां प्रारंभ हो सके। तभी तो ये मैनिफेस्टो जो लिखे हुए आते हैं उनके प्रस्ताव बनेंगे और आगे बढ़ेगी और सरकार पूरा करने का प्रयास करेगी। चलिए सचिन पायलट के दावे जो उन्होंने किए कि मैनिफेस्टो के मुख्य बिंदुओं के साथ ही अविनाश पांडे जो राजस्थान प्रदेश के प्रभारी हैं कांग्रेस के, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने कहा कि हम पहली बैठक में ही कैबिनेट की में हम मैनिफेस्टो को रखते हैं और उसे लागू कैसे करना है हमारा एक वचन पत्र के रूप में उसे हम देखते हुए उसे पूरा करने के लिए सरकार का एजेंडा बनाते हैं। चले होना भी यही चाहिए।
लेकिन ये हर पार्टी दावा करती है। हमारे साथ भाजपा नेत्री शील दभाई जी हैं, दयाराम मेहरिया जी भारत वाहिनी पार्टी से हैं, संजीव जैन साहब राजस्थान आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, अरुण शर्मा जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। शील जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। मैनिफेस्टो जारी किया है और जन घोषणा पत्र से इंडिया आपने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित करने के लिए गौरव बनाया गया है और इनका जन घोषणा पत्र है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो रोजगार की बात की जा रही है, निःशुल्क एजुकेशन की बात की गई है बच्चियों के लिए, और रोजगार के अवसर, साथ ही किस तरह की रिक्वायरमेंट किसी इंडस्ट्री में है उसके अनुसार स्किल करेंगे, लोगों को तैयार करेंगे, ये इनका वो है। 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। तो किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए कि मैंने इनका घोषणा पत्र पढ़ा है। एक कहना चाहिए कि एक मतलब कोई स्पष्ट कुछ भी नहीं है इसमें। इन्होंने कोई भी समय सीमाबद्ध नहीं बताया है। किसानों की बात की है कि हम ऋण को माफ करेंगे, या जो फसल उसमें है ना 10 दिन का टाइम दिया है। नहीं, एक मिनट। और जैसे कहा कि हम फसल जो नुकसान हुआ है उसको भी हम मुआवजा देंगे, लेकिन उसमें ये कहीं भी स्पष्ट नहीं किया कि आप कितना % मुआवजा देंगे। और भी शिक्षा की इन्होंने बात की है और चिकित्सा की बात की है, किसानों की बात करिए, मुझे इसमें कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। महिला सुरक्षा की बात की, इन्होंने कहा कि हम हेल्पलाइन देंगे, ये तो सब बीजेपी पहले ही दे रही है। इन्होंने कृषि के लिए कहा है कि हम जो कृषि के जो यंत्र हैं जो उनको हम जीएसटी से मुक्त करेंगे, ये कुछ नया नहीं है। हमारी सरकार पहले ही इसको माफ करने के लिए बात कर चुकी है। और भी मतलब कहीं भी कोई स्पष्ट इनका कहना चाहिए कि मुझे तो कहीं नजर नहीं आया कि कोई वादे ऐसे नहीं है एक छोटा सा सवाल है मेरा, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे यहाँ पे कि आपने सही कहा कि कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं है, होना भी यही चाहिए। आपके मैनिफेस्टो में कहीं कह सकते हैं कि उसमें दिया गया है कि कितने दिन बाद से बेरोजगारों को रोजगार का जो भत्ता है वो देना शुरू कर देंगे, या जो भी कुछ चीजें हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल योगेंद्र जी, आपने बहुत सही पूछा है कि हमारा जो एजेंडा बना है वो 5 साल के लिए बना है। हाँ। हमने दिया है, इसमें जो एज की उसकी बात कर रहे हैं कि 21 वर्ष जो किसी बच्चे की हो जाती है और वो बेरोजगार होता है तो उसी समय से उसको दिया जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी बार बार ये कह रहे थे कि हमारे राजस्थान के युवा हाथ फैलाने वाले नहीं है, अपनी मेहनत से कमाने के लिए करने चाह रहे हैं। तो जो ये 5000 देने का मतलब ये नहीं कि हम उनको पंगु बना रहे हैं। हमारा ये है कि उनके स्टार्ट में कोई तो 3500 रुपए से पंगु बनेगा वो? नहीं, 35 से नहीं, 5000 दे रहे हैं हम लोग। नहीं, आप दे रहे हो 3500 रुपए ये देने का वादा कर रहे हैं। तो 3500 रुपए से वो पंगु बनेगा नहीं, और 5000 से नहीं बनेगा वो? नहीं, देखिए दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? 1500 रुपए का फर्क है मात्र, बस। नहीं, पैसों की बात नहीं है। हमने कहा है कि हम जो स्किल डेवलपमेंट के थ्रू और उनको ऋण देकर अपने आप पैरों पे खड़ा करने का प्रयास करेंगे। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम रोजगारों को, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर कैसे प्रदान करेंगे। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास में आऊंगा। मैं दयाराम जी मेहरिया भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के दयाराम जी आप कैसे देखते हैं इसे, किस नजरिए से देखते हैं, आपका क्या नजरिया इस पे? कांग्रेस का मैनिफेस्टो पारंपरिक रूप से एक रस्म अदायगी का पत्र है, जिसके अंदर एक रस्म अदायगी करने के लिए कांग्रेस ने जारी किया है। न तो ये क्रियान्वयन के प्रति गंभीर हैं, क्योंकि इतिहास बताता है कि पहले वाले घोषणा पत्र चाहे वो कांग्रेस के हों और चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, घोषणाएं कर दी जाती हैं और वादे हैं, वादों का क्या वाली सी बात होती है। इसीलिए हमारी पार्टी ने जो घोषणा पत्र नाम न दे करके दृष्टि पत्र नाम इसको दिया है, और वो सिर्फ चुनाव को ध्यान में रख करके ही नहीं, और या यूं कहें कि मतदाता सूची को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि जनगणना सूची को ध्यान में रखते हुए दूरदृष्टि पत्र बनाया है, जिसके अंदर 5 साल की योजनाएं नहीं बल्कि आगे वर्षों तक की योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वयन करने की बात कही है। हमने इसके आमुख में लिखा है, हमारे अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम जी तिवारी जी ने लिखा है कि यदि आपके पास 1 साल की योजना है तो पेड़ लगाए, 1 साल की योजना है तो फसल उगाइए, 20 साल की योजना है तो पेड़ लगाइए, और 100 साल की योजना है तो मनुष्य बनाइए।
इसीलिए हमारे घोषणा पत्र का नाम भी दृष्टि पत्र है। इसके साथ साथ में राजस्थान नवनिर्माण अभियान का कार्य हम कर रहे हैं और उसी के माध्यम से हम करेंगे। इन दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र इसीलिए हमने उसका नाम घोषणा पत्र नाम नहीं दिया, क्योंकि इसके अंदर जो दृष्टि दिखाई गई है वाहिनी की, वो 5 साल में कुछ तो हो सकती है, परंतु सब योजनाएं जैसे पेयजल की योजना है और है, ये सब 5 साल में ही पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए मंजिल बहुत आगे तक चलना पड़ेगा। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। संजीव जैन साहब हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से। संजीव जी, मैनिफेस्टो जारी हो चुका, आप लोगों का भी दावा है कि हम लोग तो बहुत पहले ही जारी कर चुके हैं कि राजस्थान के संदर्भ में हमारी नीति क्या रहेगी, लेकिन अभी भी आप लोग उसे थोड़ा जनता के बीच में सर्कुलेट करिए कि क्या क्या योजनाएं हैं, किस तरह से, क्योंकि मैनिफेस्टो आ रहा है अभी इस समय। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे आपके रिएक्शन जानूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महासमर के मुद्दे, और हमारा मुद्दा आज का जो है हम जिस पे बात कर रहे हैं वो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो। चलिए मैं जैन साहब आपके पास आ रहा हूं। मैनिफेस्टो किस तरह से देखते हैं आप कांग्रेस के घोषणा पत्र को? कांग्रेस का घोषणा पत्र बताने से पहले मैं 5 मुख्य बिंदु बताना चाहता हूं। जैसे आदमी को जीवित रहने के लिए पंच तत्व चाहिए, उसी तरह हमारी सरकार मतलब एक ही जगह सरकार है हमारी 4.25 साल से दिल्ली में, और वो 70 में से 67 सीटों पर जीती हुई है, और उतना ही प्रतिशत काम किया है, और उसने जितने काम किए हैं उसमें उतने ही प्रतिशत अंक है, 90% से ज्यादा। लेकिन बिजली, कांग्रेस, पानी, फिलहाल कांग्रेस पे बात करें। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और किसान, इन मुद्दों पर नंबर 1 रही है। देश विदेश से वहां की प्रगति लोग देखने आ रहे हैं। फिलहाल हम कांग्रेस पे बात कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, पिछले लगभग 45 साल तो कांग्रेस ने राज किया है, और 23 साल के लगभग 23 साल के लगभग भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है। ये तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये चुनाव के वक्त ही हर चीज को उठाया जाता है, और जैसे 2013 में जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए, 2014 में जो वादे पूरे किए नहीं हुए, 2009 में जो कांग्रेस सरकार ने वादे किए वो पूरे नहीं हुए, इसलिए इनके घोषणा पत्र का कोई आशय नहीं है। इस बार इन्होंने जब ये 30 सीट पर आ गए तो बीजेपी के सामने कुछ चीजें लाए हैं, वो भी अभी क्लियर नहीं है कि मेजोरिटी किसकी आएगी। इनको घोषणा करने में क्या जाता है जी? तो आपको कोई भरोसा नहीं है अभी इस घोषणा पत्र पे? बिल्कुल, किसी भी घोषणा पत्र पे कोई भरोसा नहीं है। किसी दूसरी पार्टी के घोषणा पत्र पे कोई भरोसा होता है? आप देख लीजिए 2014 से पहले के वीडियो देख लीजिए, आप नरेंद्र मोदी जी के देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी के देख लीजिए, अरुण जेटली जी का कीजिए। जिन मुद्दों पे वो आए थे उन्होंने एक भी मुद्दे को नहीं उठाया। काला धन ठंडे बस्ते में गया, और जबकि पनामा पेपर्स में नाम आने पर पाकिस्तान ने अपने प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया। बांग्लादेश में किसी भी एमएलए एमपी पे अगर वो मुकदमा चल रहा है तो उसको चुनाव के लिए एकदम अयोग्य माना है, एमएलए और एमपी सीट के लिए अयोग्य माना है। और हमारे भारत में क्या हो रहा है? हमारे 80% दागी है। आपके तो सारे कांग्रेस और बीजेपी में 80% लोग दागी है। तो आपकी पार्टी पर चलिए अब अरुण जी से एक बार मैं जवाब ले लेता हूं। अरुण जी, आपने सुना आपके विरोधी दलों के नेता हैं सब यहाँ पे, भरोसा नहीं है किसी को भी कि ये शीलदा भाई जी का तो सीधा ही सवाल है कि कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं है कि कब दे देंगे, कब शुरू करेंगे और करेंगे कैसे, वो भी नहीं है। कुछ अगर आपने शामिल किया तो बीजेपी ऑलरेडी वो सब चीजें कर रही है, तो नया क्या आपके इसमें? मैं आपको बताता हूँ नया क्या है इसमें। ये शीलदा भाई जी का कहना है, अंतर क्या है वो भी बता। मैंने शीलदा भाई जी की पार्टी का मैनिफेस्टो इनकी तरह पूरा नहीं पढ़ा, और उस पे जो मेन पॉइंट थे वो देखे हैं, और पहला ही पॉइंट देखते ही मैं समझ गया कि ये विदा लेती हुई सरकार का बजट है। उसमें कोई गंभीरता मैनिफेस्टो तो बताए ना आपको कौन सा पहला बताइए आप पहले। जी हाँ, मैं बता रहा हूं आपको। इन्होंने पिछली बार राजस्थान के युवाओं से वादा किया था कि हम 15 लाख नौकरियां आपको देंगे। उनका कोई हिसाब किताब अभी है नहीं, कोई नौकरियां दी नहीं है। अभी अभी आपने देखा अलवर में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वाकया हुआ, जहां नौजवानों की अब स्थिति यहां तक पहुंच गई कि सिर्फ नौकरी नहीं मिलने की वजह से कुछ आत्महत्याएं हुई हैं। ऐसे में आप 50 लाख नौकरियां अब हम देंगे, ये बड़ा हास्यास्पद है। आपने पहले क्या किया उसका हिसाब देने का टाइम है ये। और
अब आप जब घोषणा कर रहे हैं तो इतने निर्दयी हो गए हैं कि 15 लाख पहले दे नहीं पाए, आप उसके लिए अपना एक्सप्लेनेशन देने की बजाय अब आप 50 लाख नौकरियां देंगे। इसलिए मुझे लगा काफी गंभीरता से अवसर देंगे, 50 लाख के अवसर देंगे। हाँ जी हाँ, अवसर एक बहुत वेग टर्म है और इसको ठीक से परिभाषित नहीं किया जा सकता कि पहले ये नौकरियों पे थे, फिर एम्प्लॉयमेंट के अवसर देंगे पे आ गए, अब शायद किसी दिन कहेंगे हम ये कह रहे थे कि उनको सपना आए रोजगार का, उनको सपना आ जाए रोजगार का, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे। देखिए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये गंभीर प्रयास घोषणा पत्र जारी करने का था ही नहीं। और रही बात हमारे आज के जन घोषणा पत्र की, पहले मैं ये परिभाषित कर दूं ये जन घोषणा पत्र क्यों है। इसमें 90,000 लोगों का इनपुट है। ये बाकायदा जनता से पूछ के, हमको ये एक्सरसाइज में थोड़ा इन्वॉल्व भी था इसमें, और इसमें काफी प्रबुद्ध लोग लगे और उन्होंने सब वर्गों में जाकर, सब स्थानों पर जाकर, छोटे छोटे ब्लॉक्स में जाकर उनकी समस्याएं समझी और उसके आधार पे 90,000 लोगों ने रेस्पॉन्ड किया। जो हमने एक प्रोग्राम चलाया था कि हमें सुझाव दीजिए आप क्या होना चाहिए हमारे घोषणा पत्र में, इसलिए हम इसको जन घोषणा पत्र कहते हैं क्योंकि व्यापक साझेदारी है इसमें। तीसरी बात हमारी गंभीरता की इस बारे में, आपको मालूम होगा कि पिछली 2 गहलोत सरकारों में भी जब भी घोषणा पत्र लागू किए गए, ये सही बात है कि हम पहले कैबिनेट में उसको अप्रूवल कराते हैं, दिखाते हैं उनको, और सीधा मुख्य सचिव के लेवल पे उसको दे दिया जाता है कि ये दिशा निर्धारित करने का डॉक्यूमेंट है सरकार का। तो उस हिसाब से हम इस मामले में मैं एक बात जानना चाहूंगा, मैं सुनिए जी, एक बात आपने कही है कि किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ कर देंगे जी। ये तो आप लोगों ने राहुल गांधी के शब्द इसमें संजोए हैं। उन्होंने वादा किया था कि सरकार बना दीजिए, हम 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे आप लोगों का। कर्ज माफ आप किस तरह से करेंगे? वसुंधरा राजे का एक अनाउंसमेंट तो उन्होंने कर दिया, लेकिन मालूम है अभी भी पैसे की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं बैठ पाई है कि कर्ज माफी का अनाउंसमेंट है। 13 लाख किसानों को इस पे रेस्पॉन्स देना चाहते हैं। वो पैसे की व्यवस्था कहां से होगी, कैसे होगी, पैसे कहां से आएंगे? ये तो लोन लेकर के, देखिए लोन लेकर के भाजपा सरकार किसानों के कर्ज माफ कर रही है। आप 10 दिन में ही चाह रहे हैं। कितने किसानों का कर्ज होगा, किस तरह से आप करेंगे? यानी कि पहला स्टेप आप लोगों का यह होगा कि आते ही सबसे पहले कर्ज लेंगे। नहीं, देखिए ये बात पैसे की नहीं है। हाँ, और कर्ज लेने की है। देखिए कोई सरकार हो, आप लोग इसे कुछ भी कहे, बात तो पैसे की है साहब। प्राथमिकता क्या है, क्या सोर्स क्या होंगे? हर सरकार के पास रिसोर्सेज होते हैं। 10 दिन में कौन से रिसोर्स आ जाएंगे? वो अपनी प्राथमिकता निश्चित करती है। जो किसानों की दुर्दशा पिछले 5 सालों में यहाँ हुई है, मतलब राजस्थान किसानों की आत्महत्या के लिए कभी नहीं जाना गया। बहुत ही स्वच्छंद और मस्त प्रकृति का किसान होता है राजस्थान का, पर पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि लगभग 150 किसानों ने आत्महत्या की है। खुद मुख्यमंत्री के जिले में उसकी संख्या काफी बड़ी है। उसको ना यूरिया मिलता है। अभी आपने चुनाव के दिन चल रहे हैं, आपने यूरिया की लंबी लंबी लाइन लगी देखी होगी। किसान को चाहिए क्या? बहुत सिंपल 3-4 चीजें चाहिए होती हैं। उसे बिजली चाहिए, उसे यूरिया चाहिए, उसे बीज चाहिए। अगर ये बेसिक चीज हम मुहैया नहीं करा पाए और किसी अकाल की स्थिति में वो संकट में, आर्थिक संकट में फंस जाए, तो ये तो कैसे हो सकता है कि हम बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर दें और किसान जिसकी जरूरत इतनी छोटी सी है उस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारी प्राथमिकता है उसके जख्म पे फोहा लगाना, प्राथमिकता है हमारी। इसलिए अच्छा, सरकारें सब पैसे का इंतजाम करती हैं। आप जानते हैं सरकार जब चाहती है पैसों का इंतजाम हो जाता है। उस पे पहले से प्रश्न चिन्ह लगाना, आप कहां से लाएंगे, नहीं। जी, प्रश्न उस पे खड़ा करना लाजमी यो है साहब कि जब वसुंधरा जी ने अनाउंसमेंट किया था फिर भी पूरे पैसे की व्यवस्था नहीं बैठी। नाबार्ड से पैसा, फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए फिर लोन लेना पड़ेगा।
मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, पता कर लीजिएगा कि उस लोन को चुकाने के लिए फिर आपको एक बार पैसे लेने पड़ेंगे। तो राजस्थान को सब्सिडी या फिर कर्ज माफी, थोड़े दिन बाद में लोगों का प्रेशर होगा, सब बिजली के बिल माफ करिए, वो बिल्कुल दो बिल्कुल अलग बातें हैं। हाँ, मतलब किसान की व्यथा और स्थिति और आम आदमी का बिजली का बिल माफ कर दीजिए, मैं ट्रैफिक रूल नहीं मानूंगा, ये बिल्कुल सर्वदा अलग बातें हैं। चलिए शील दवाई जी, हाँ आप कुछ कह रही हैं। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही हूँ, इन्होंने अभी कहा कि हम 90,000 लोगों के बीच में बैठे और बहुत सारे लोगों ने मिलके इसको बनाया। मुझे तो ऐसा लगता है, जो मैंने पूरा पढ़ा है, ये मेरे पास पढ़ा भी है, कि ये किसी ठेकेदार से लेके ठेके पे बनवाया गया। आप जनता के बीच ठेकेदार ऐसा बना देते हैं क्या? बिल्कुल, कैसे पता लगा? भारतीय जनता पार्टी बनवाती है, इसलिए पता पड़ा। मेरी बात सुन लीजिए, इसीलिए गंभीरता का पता लगता है। मेरी गंभीरता मैं आपकी बता रही हूँ। आप लोग जनता के बीच गए, जनता ने आपसे पानी बिजली इनकी मांगी होगी, आपने पानी के बारे में कुछ नहीं कहा कि आपके सोर्सेस कैसे होंगे, आप उनको स्वच्छ जल कैसे करेंगे। अब जैसे कि हमने करा था जल स्वावलंबन योजना, आपको तो इतना भरोसा होना चाहिए, अगर मान लो सरकार में आ भी जाते हैं तो आप लोग जो जल स्वावलंबन अभियान लेके आए हैं, जिससे प्रदेश की तकदीर बदल गई है, तो कांग्रेस से भी उससे तकदीर को और बदल देगी उसी से। तो आपको को तो भरोसा होगा, पानी तो राजस्थान में आप लोगों ने इतना इकट्ठा कर दिया जल स्वावलंबन से। नहीं तो बात तो जनता तो इनसे पूछ रही, इन्होंने क्या नया किया, हम तो छोड़ के जा। नहीं, हम तो आप जो जल के टैंक है उसमें टूटी लगाएंगे आके? नहीं, टूटिया नहीं, हमने जो फिर कतार लगा के पानी पीजिए आप लोग। नहीं, देखिए, हमने तो मिनरल वाटर भी उपलब्ध कराया है, हमने जो रिसोर्स है उनको रेनोवेट करके पानी की व्यवस्था की है हमने। मैडम, विधानसभा कैंटीन की बात नहीं हो रही, मिनरल वाटर अवेलेबल कराया, विधानसभा कैंटीन की बात नहीं हो रही है। लोकसभा विधानसभा कैंटीन में मिनरल वाटर मिलता है और कहीं भी नहीं मिलता है। दूधू के पास जाकर देखिए, वहाँ पर कितना व्यवस्था की गई। 8 करोड़ की जनसंख्या है राजस्थान की, वहाँ दूधू के पास जाकर पानी पी के आएगा आदमी। और दूसरी बात बताऊं, आप जो शिक्षा की बात कर रहे हैं कि हम फ्री में शिक्षा देंगे, इसमें कौन सी नई बात है? ये तो हम भी दे रहे हैं। हम विश्वविद्यालय तक की बात कर रहे हैं। मैं पहले इस पानी वाले पर मुद्दे पर मैं इस पानी वाले मुद्दे पर बोलना चाहूंगा। अब दोनों ही पार्टियों का शासन राजस्थान में रहा है। राजस्थान में ऐसे अनेक गांव मिल जाएंगे जहां पेयजल का पानी उपलब्ध नहीं है। आपके अध्यक्ष भी पार्ट रहे हैं सरकार का। रहे तो वही याद दिला रहा हूं। मैं मेरी बात पूरी कर दूं। मैं आपकी पार्टी की उम्र है 6 महीने और उससे पहले पूरे नहीं, मैं मेरी बात पूरी के साथ भारतीय जनता पार्टी में रहे। मैं मेरी बात पूरी कर दूं। विश्वास जग गया है किसी भी अचानक विश्वास नहीं जगा। मैं मेरी पहले पानी वाली बात से बताइए। दोनों ही पार्टियों का शासन रहा है यहाँ पर, और ऐसे अनेक गांव मिल जाएंगे जहां पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। ऐसा एक भी गांव राजस्थान में नहीं मिलेगा जहां शराब नहीं मिलती हो, और ऐसे अनेक गांव मिल जाएंगे जहां पानी नहीं मिलता हो। पानी नहीं है गांव में, जले नीम की छांव में, बाकी सब लाचारी है, बस बेड़ी नहीं पाँव में। तो हम क्या बात, हवा के बाद पानी की हवा के बाद जो दूसरी आवश्यकता पानी की है, आप कह रहे हैं जल स्वावलंबन के माध्यम से वो सब कुछ बदल गया। एजी रिपोर्ट 31 जुलाई 2017 तक की एजी रिपोर्ट अभी जारी हुई है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि वृद्धि जो पानी की योजनाएं हैं वो राजस्थान के अंदर, मेरे एग्जैक्ट याद तो नहीं, मेरे पास वो रिपोर्ट पड़ी है, तो उसके अंदर लिखा है कि 117 में से शायद 117 में से 49 या 51 बड़ी परियोजनाएं पेयजल की हैं, वो प्रारंभ भी नहीं कर पाई बीजेपी की सरकार, प्रारंभ भी नहीं की गई है। तो इस तरह से प्रारंभ हो गई थी, उनको आगे इनिशिएट नहीं किया। और ग्रामीण क्षेत्र के ये तो ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं हैं, वो भी बड़ी संख्या में। मैं रोकना चाहूंगा, एक बार के लिए रोकना चाहूंगा। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद मैं जल्द लौटता हूं। का स्वागत है। आप देख रहे हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जिसे जन घोषणा पत्र नाम दिया है। चले मैं पैनल पर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको सुनाना चाहूंगा राजस्थान सरकार के मंत्री अरुण चतुर्वेदी क्या कह रहे हैं घोषणा पत्र पर। बात कांग्रेस ने की थी, शुरू करने की बात की थी, और वो बजट का, उसमें बिना बजट प्रावधान के, जब इंटरिम बजट 2013 में 14 में आने के बाद राजस्थान सरकार ने उसको बजट सपोर्ट प्रदान करने का काम किया,
और आज जिस पेंशन को किया था उस समय लगातार इसकी शिकायत रहती थी कि 3 महीने में एक बार जाती है और वो भी उसमें से भी कुछ कमीशन बीच में काट लिया जाता है। देश इस बात का गवाह है कि आपातकाल में पत्रकारों की आवाज को बंद करने का काम किया और दुनिया का आजादी के बाद का सबसे बड़ा काला कानून कोई लेकर के आया तो कांग्रेस लेके आई। और आप सब अखबारों के उदाहरण इस बात के, जिस दिन अखबार छपे थे वो केवल एक ब्लैक पेपर छाप करके लोगों ने समाप्त किया था, इस तरह विरोध भी किया था, बड़ी संख्या में पत्रकारों को जेल में भी डाला था। आपने किसानों के ऋण का आपने अपने शासन में एक बार भी नहीं किया। राजस्थान में 3 उदाहरण आते हैं केवल। एक भैरव सिंह जी के समय 10,000 रुपए तक का ऋण माफ करने की बात हुई, लगान माफ करने की, फिर 10,000 का ऋण माफ करने की, और अभी 50,000 ऋण माफ करना और साथ में ऋण लोन देना, ये राजस्थान सरकार ने। और दूसरी, किसानों की बिजली को भी हमने माफ करने का, सर्टेन एक्सटेंट तक माफ करने का भी इसी राजस्थान की सरकार ने घोषणा की, कभी कांग्रेस ने। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महासमर के मुद्दे, और मुद्दे के बाद हम बात कर रहे हैं कांग्रेस घोषणा पत्र की। और अरुण चतुर्वेदी अभी जो राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने बताया आपको कि कांग्रेस का घोषणा पत्र किस तरह का है। हम अनाउंसमेंट कर चुके थे, पहले ही हमारी सरकार के वक्त इन सबके लिए बजट एलोकेट हो चुका था। ये तमाम दावे बीजेपी की तरफ से की जा रहे हैं। खैर, ये कोई नई बात नहीं है। जब किसी पार्टी का घोषणा पत्र आता है तो विरोधी दल इसी तरह से उस पर हमला बोलते हैं, उसे आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। यह भी एक रस्म अदायगी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कहा यही जाता है कि उनके मैनिफेस्टो में ये कमी है, हमारा इस तरह से पूरा है। चलिए, मैं एक बार फिर दयाराम जी आपके पास था और अपने पानी को लेकर के और कुछ चर्चा कर रहे थे आप, लेकिन अपनी बात जल्दी वाइंड अप करिए आप। मैं पानी के लिए दोनों ही पार्टियों की सरकारें राजस्थान में दोषी रही हैं, और पानी के लिए जो पारंपरिक स्रोत थे, पारंपरिक जो जल संचयन के साधन थे, उनको लुप्त हो गए। और उनको जागरूक करके भारतवाहिनी पार्टी ने जो दृष्टि पत्र जारी किया है, वो वरुण कुंभम के नाम से एक दीर्घकालीन दूरदृष्टि वाली योजना है, जिसके माध्यम से लोगों को जल संचयन के लिए जागरूक किया जाएगा। पानी अनमोल है और हवा के बाद में पानी की दूसरी आवश्यकता है मनुष्य के जीवन के लिए। इन सब बातों को समाहित करते हुए हम पानी की कमी राजस्थान में पेयजल की नहीं रहे और सिंचाई की नहीं रहे, इसके लिए हम वरुण कुंभम योजना लेकर के आए हैं। तो योजना दीर्घकालीन लेके आए हैं। हाँ, दीर्घकालीन लेके आए। और लोगों को तुरंत पानी की जरूरत नहीं, तुरंत पानी की जरूरत है। अल्पकालीन ऐसा है कि तुरंत पानी की जरूरत है, तो वो योजना शुरुआत जब हम हजारों किलोमीटर चलते हैं तो भी शुरुआत तो एक कदम से ही होती है। दीर्घकालीन योजना इस रूप में है कि जो हमारी योजनाएं होंगी वो स्थायी होंगी, स्थायी प्रभाव वाली होंगी, और उसको शने हम पूर्ति करके उसको उपलब्ध कराएं। इस रूप में मैं आऊंगा, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो को मैं लूंगा अभी। मैं संजीव जी जैन साहब के पास में जाना चाहूंगा। संजीव जी, कुछ चीजों के लिए इन्होंने कहा है कि महिलाओं की एजुकेशन, शिक्षा और बालिकाओं के लिए जैसे एजुकेशन की बात की है कि यूनिवर्सिटी तक जो कहा जा रहा है, किस तरह से होगा, कहां होगा, ये अभी कुछ इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन करेंगे। चलिए, अच्छी बात है कि महिलाओं के प्रति रूरल डेवलपमेंट की बात भी कही है, पंचायत राज को मजबूत करने की बात भी कही है। और एक बात जो किसानों के लिए जो कही गई है, वो ये कही गई है कि एमएसपी जो है उसको सहज और सुगम बनाने की बात है। क्रॉप को खरीद के जो केंद्र हैं उनको सही तरीके से व्यवस्थित किया जाए। खरीद के जो केंद्र हैं, अभी कहीं कोई संदेह है उसमें कि किसान के खरीद केंद्र तो बहुत सारे हैं, कम नहीं है अभी, लेकिन उसमें अगर क्रॉप की खरीद ही नहीं होगी तो ऐसे अनाउंसमेंट का भी कोई फायदा नहीं है। यही हाल अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार का है। लगातार जनता घेरने की कोशिश करती है। किसान कहता है ये बात कि पर्चियों का सिस्टम तो रख दिया आपने, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में कोई ले उठता है। मैं संजीव जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अरुण जी के पास में एक बार जाना चाहूंगा। ये खरीद केंद्र और ये तमाम जो अनाउंसमेंट आपने किए हैं, इसे दुरुस्त कैसे करेंगे साहब? यकीन कैसे करे जनता आप पे? यकीन करने के लिए तो तजुर्बा, अगर आप आदमी का तजुर्बा बदल दें तो उसका यकीन बदल जाता है। जी, हम
वो सिस्टम और तंत्र वहां सेट करना चाहते हैं जिसमें ये बिचौलियों का कोई स्थान नहीं रहे, किसान और उसके बीच। ये तो बिचौलियों तो हमने कर दिया, डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा है, ये तो हम कर चुके। आपने क्या किया? नहीं, वो उसको रेट ही नहीं मिल रही। आप तो नहीं, जो भी है बात ही नहीं कर, आधी खाते में आता है, बिचौलिया तो हमने खत्म कर दिए। तो एक नया सिस्टम डेवलप किया जाएगा जिसमें इंश्योर किया जाएगा और उसको बहुत गंभीरता से लागू करने का विचार है पार्टी का। मुझे इसमें कोई व्यवधान आता नजर नहीं आता। किसान हमारी प्राथमिकता है और रहेगी अगले 5 साल में, ये आपको दिखेगा। अच्छा, एक चीज मैं अरुण जी जानना चाहूंगा, हालांकि मैनिफेस्टो में तो कहीं पे भी इसका उल्लेख नहीं मुझे नजर आया। कुछ चीजें जो ऐसी हैं, योजनाएं जिन पे आप लोगों का ऑब्जेक्शन रहा है, उन योजनाओं का क्या करेंगे? उन्हें आगे बढ़ाएंगे, रोकेंगे, क्या करें? क्योंकि जनकल्याणकारी योजनाएं बता रही हैं। देखिए, भामाशाह कार्ड का आप लोगों ने जिक्र किया, उसमें कहा कि महाघोटाला कार्ड है ये। देखिए, जहां जहां भी जो भी ट्रू सेंस में जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उससे छेड़छाड़ कोई भी विवेकपूर्ण सरकार नहीं करती। तो हम हमारे नेता भी कह चुके हैं कि हम ऐसी किसी भी ठीक से चलती हुई योजना का सिर्फ बदले की भावना से उसमें परिवर्तन करते हैं, हम उस तरीके से काम नहीं करते। लेकिन जहां गंभीर मामले हैं, जैसे जहां जहां भी ये इंश्योरेंस कंपनियां इन्वॉल्व हैं सर, वो एक कमाल का घोटाला है। अरुण जी, 1 मिनट में बीच में आपका समय लेना चाहूंगा। अरुण जी, आपने आधार कार्ड बनाए थे कांग्रेस सरकार ने, उसका बीजेपी ने भरपूर विरोध किया था, लेकिन बाद में बीजेपी को वो योजना अच्छी लगी, उन्होंने उसको कंटिन्यू किया और उसको डीबीटीएल से, सब्सिडी से और कई चीजों से जोड़ा। उसके बाद आप बहुत सारा विरोध करने लग गए। आप करें तो ठीक है और दूसरी पार्टी करे तो गलत है। आधार कार्ड का किसने विरोध किया? आधार कार्ड को जो सब्सिडी से लिंक करके जोड़ा और आपकी इतनी मांग के बावजूद अभी 3 दिन पहले रोल बैक किया उसको, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम कह रहे हैं, एक बात आपने कही अनुभव की, आपके पिछले 45 सालों से राजस्थान में सरकार चलाने का अनुभव है और भारतीय जनता पार्टी को करीब 22-23 सरकार चलाने का अनुभव है। ये जो आप अब कह रहे हैं उसमें आपकी कितनी परिणति हुई? आपकी 155 से सीटें 30 हो गई, भारतीय जनता पार्टी की 163 में से 100 को ही दोबारा टिकट दिए गए हैं। ये तो आपका डिवेल्यूशन पे जा रहे हैं ना दोनों चीजें। अब देखिए, इस आम आदमी के लिए आम आदमी बनकर सोचना पड़ेगा, एसी के कमरों में बैठकर नहीं सोचा जा सकता। आप जनमानस तक पहुंचने का प्रयत्न करें, एक एक जगह जाएं, उनसे पता करें, अपनी टीम पूरी बनाएं और उसके बाद बताएं। एक बात देखिए, आपकी टीम के बारे में हमें मालूम है, आपकी टीम के मेंबर्स प्रतिदिन प्रति सप्ताह के हिसाब से टीम अलग हो जाती है। आपको अभी बहुत लिमिटेड तजुर्बा है, आपकी एक जगह सरकार है, लेकिन हमारे पास जो तजुर्बा है सर हमारे पास जो तजुर्बा है वो इतने प्रेशर में चल रही है अभी दिल्ली की सरकार, उसके बावजूद देश विदेश के लोग हमारे शिक्षा मॉडल को देखने आ रहे हैं। आपने कोई ऐसा एक काम किया हो तो बता दो। हिंदुस्तान में जितनी यूनिवर्सिटी, दुनिया की 200 टॉप यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान की एक भी नहीं है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकार आती है। नहीं, प्रश्न ये है कि मूलतः प्रश्न ये है कि सरकारें किसी की भी हों, जैसे बीजेपी और कांग्रेस की राजस्थान में रही है, मूलतः प्रश्न किसान ऋण लेने के लिए बाध्य क्यों हुआ या ऋण क्यों लेना पड़ा? एक बहुत अच्छा शेर है कि सियासत अवाम पर कुछ ऐसा एहसान करती है, आंखें छीनकर चश्मा दान करती है। मतलब ये जो है ना, बात है, तो आंखें तो छीन लो, चश्मा दान करो। परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न करने की योजना होनी चाहिए कि किसान को ऋण लेना नहीं पड़े। अब ऋण लेना नहीं पड़े तो एक व्यक्ति है वो ऋणी क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि किसान के खेती को, आज पहले तो उगती थी उत्तम खेती की उगती, आजकल बेमानी हो गई है। आज किसान है वो खेती को एक मिशन मान करके भले ही कर लो, यदि उसको वाणिज्य व्यापार की तरह से करे तो मैं किसान का बेटा हूं और मैं खेती करता हूं, मैं खेती नहीं करता बल्कि साझेदार से करवाता हूं, तो मुझे मालूम है किसान का क्या दर्द है। इसलिए इस पर सिर्फ भाषण देना कि किसानों का हम ऋण माफ करेंगे, किसानों ने का ऋण माफ करने की स्थिति क्यों आई? ऋण क्यों बनाया? शील दवाई जी, मैं बताती हूँ कि ऋण की क्यों जरूरत पड़ती है। कृषि जो है उसे प्राकृतिक आपदाओं का भी कहर आता रहता है, कभी अतिवृष्टि हो गई, कभी ओलावृष्टि हो गई, परिस्थितियां सूखा पड़ गया,
तो इस वजह से परिस्थिति ऐसी बनती है कि किसान को कितना भी मुआवजा दे दो, लेकिन जो ओरिजिनल उसकी जो फसल पहले नहीं आता, आज के लिए आने लगी प्राकृतिक आपदा। कबीर उलाता राम आज तक मुझे किसानों की तकदीर 200 सालों से नहीं, बात ऐसी है कि पहले से नहीं, पहले तो सिर्फ 200 साल 500 साल जब से है शुरू से आपने बेचारों की खराब है खेती और उसमें किसी भी सरकार ने आपने खेती किसानी ध्यान नहीं दिया। पुस्तकों में पढ़ करके जानिए या अखबारों में पढ़ करके सुना है, हम खेत से जुड़े हुए हैं, हमें मालूम है। कबीर उलाता राम, प्राकृतिक आपदा से मना करते हैं, नहीं मना नहीं करते, कबीर उलाता राम है और कबीर उलाता राज। भारतीय कृषक समाज को आज रुलाता ब्याज, मतलब ब्याज के अंदर मतलब सब कुछ चला जाता है। जो अन्नदाता है उसके बच्चे भूखे हैं, तो ये एक यक्ष प्रश्न है, ये एक यक्ष प्रश्न। सोल्यूशन है कि हमने जो जीडीपी में जब देश आजाद हुआ उसमें 52% था, 52% एग्रीकल्चर की हिस्सेदारी थी, और सरकारी योजनाओं के चलते आज जीडीपी के अंदर हिस्सेदारी अब 13.6 आ गई थी, अब तो 16 के करीब हुई है, मुश्किल से 16%, और उनका लक्ष्य है कि 10% तक लाएंगे। चलिए एक बार संजीव जी के पास जाना चाहूंगा, मैं बीच में भी पहले उन्हें रोक दिया था। संजीव जी, एग्रीकल्चर कुछ बोर्डों के गठन की बात की जा रही है, बीजेपी ने भी कहा कि कोई 1 दर्जन नाम गिनाए कि हम इस बोर्ड का गठन भी करेंगे, इस बोर्ड का गठन भी करेंगे, और अभी गोचर भूमि बोर्ड की बात कही जा रही है। हालांकि सवाल दयाराम जी से भी मैं करूंगा, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा कि गोचर भूमि राजस्थान में कहीं बची है? गोचर भूमि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो लैंड बैंक बनाने के नाम पर गोचर भूमि का बहुत ज्यादा दोहन किया गया है। एक लाइन में और बोलना चाहता हूं इससे पहले, भारतीय जनता पार्टी के पास मतलब अभी तक 88 बोर्ड बने हुए हैं, 13 और बोर्ड की भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करी है, कुल मिला के 101 बोर्ड हो जाते हैं। इनकी हालत यह है कि 88 बोर्डों के आयोगों का अध्यक्षों का गठन इन्होंने 4.5 साल तक नहीं किया था। हाई कोर्ट से इंस्ट्रक्शन आए, उसके बाद हुआ था। सबका नहीं हुआ, फिर भी सबका नहीं हो पाया। तो बोर्डों की तो हालत ही जान रहे हैं कि जो असंतुष्ट विधायक होते हैं उनको कुछ ये संतुष्ट करने के लिए देते हैं, जिनको काम काज कुछ आता नहीं, टेक्निक कुछ नहीं है। एक मैं पंच लाइन कहना चाहता हूं, उसके बाद हो सकता है मेरा नंबर नहीं आए बोलने का, या नहीं भी बोलने की जरूरत। बोलिए आप। और सभी पार्टियों को सुझाव है, यहां 4 पार्टी के लोग बैठे, सभी की अपनी अपनी सरकार आएगी, लेकिन सीटें 800 नहीं है, 200 ही है। सरकार किसी एक की बनेगी, हो सकता है मेरी बने या हो सकता है मेरी नहीं बने। 70 सालों में जो काम नहीं हुआ, 70 साल में लगभग 5 पीढ़ियां व्यतीत हो जाती है। ये काम अगर किसी भी सरकार को, चाहे मेरी सरकार आए या आपकी आए, जनता की सरकार होगी, जनता उसको चुन के भेजेगी, अगर वो एक पीढ़ी के अंदर करना चाहे तो शिक्षा पर सर्वाधिक जोर देंगे, उससे किसानों की समस्या दूर होगी, बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, और जो ग्राउंड लेवल पे जीडीपी भी कम हो रही है, देश सिरमौर नहीं है, उन सब की समस्या को दूर करने में मुझे ऐसा लगता है शिक्षा से सहायता मिलेगी। मैं गोचर भूमि के बारे में बोलना चाहूंगा, 30 सेकंड का वक्त दूंगा क्योंकि समय मेरे पास में कम है। मैं गोचर भूमि के बारे में बोलना चाहूंगा। गोचर अगोचर हो गई, और इसीलिए गो है वो भी अगोचर हो गई, अदृश्य हो गई, और उसका कारण क्या? सभी भूमि। शीलदा भाई जी आप कुछ कह रही हैं इस पे? क्या बोल रहे थे आप? गोचर भूमि के बारे में नहीं, इससे पहले गोचर भूमि के बारे में बताया। गोचर भूमि के बारे में नहीं बोले। शिक्षा के बारे में? शिक्षा नहीं, दिमाग से निकल। आप बात करना चाह रही हैं? नहीं, कुछ बोलना चाह रही, इनसे पूछ करिए। चलिए, मैं रोकना चाहूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद में क्या कहती है भारत वाहिनी का दूरदृष्टि पत्र जिसे नाम दिया गया है, इनकी जरा दृष्टि देख लेते हैं। जन घोषणा पत्र के बाद एक बार दृष्टि पत्र पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महासमर के मुद्दे, और हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र की। चले, आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अभी दृष्टि पत्र जो भारत वाहिनी पार्टी का है उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं एक बार दयाराम जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। आपके अध्यक्ष को मैं सुनता, लेकिन अभी समय का कम है, नहीं तो एक बार भी एक सवाल नहीं आ पाएगा। मैं ऐसे पंचलाइन आपसे सुनना चाहता हूं, 3 बड़े जो वादे कर रहे हैं आप बहुत कम समय में। जी, पहली बात तो एक दोहे के रूप में मैं कहना चाहूंगा, दूरदृष्टि वाहिनी की
दूरदृष्टि वाहिनी की राजस्थान विकास सुख चैन बांसुरी बजे जनगण मन विश्वास। कहने का मतलब कि राजस्थान में सुख चैन की बांसुरी बजे, वैसे हमारा चुनाव चिन्ह भी बांसुरी है, तो सुख चैन की बांसुरी बजे, इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता हमारे सामाजिक समरसता एवं आर्थिक न्याय। हम स्वर्ण वर्ग में जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जैसे ब्राह्मण, बनिए, कायस्थ, राजपूत एवं वंचित वर्ग के मुसलमान, उनको 14% आरक्षण के लिए विधेयक ला करके और संविधान में अन्य राजनीतिक दलों पर दबाव बना करके संशोधन करवाने की बात के लिए सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये होगी। दूसरी प्राथमिकता, राजस्थान में प्रत्येक किसान है वो ऊर्जा स्वावलंबी बने, इसके लिए सौर ऊर्जा के माध्यम से किसान है उपभोक्ता नहीं बल्कि ऊर्जा का उत्पादन करता भी बनेगा। इस रूप में हमारी ये प्राथमिकता होगी। किसानों के लिए हमने ऋण माफ के साथ ऋण है वो उसके माफी के साथ में समाधान की ऋण लेना नहीं पड़े, इसकी समाधान की भी हमारी योजना, ये मोटी मोटी योजना है। शिक्षा के अंदर हम शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आंख दे और पांख दे। आंख का मतलब अंतर्दृष्टि से है और पांख का मतलब क्षमता से है। यदि व्यक्ति को आंख मिल गई और पांख नहीं मिली तो वो रोटी खाएगा क्या, भूखा पेट रहेगा। और यदि पांख मिल गई और आंख नहीं मिली, अर्थात जो जीवन और जीविका दोनों के लिए को देने वाली शिक्षा होनी चाहिए। आजकल बौद्धिक शिक्षा ही दी जाती है। हम भावात्मक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा का भी विद्यालयों के अंदर समावेश करेंगे। अध्यात्म और विज्ञान को मिला करके मैं लौटूंगा आपके पास में। पहले चलिए मैं शीलदराय जी आपके पास आना चाहूंगा। ये दृष्टि पत्र घनश्याम तिवारी जी ने जारी किया है भारत वाहिनी पार्टी का। आपने सुना अभी दयाराम जी को कि किस तरह से प्रदेश की तकदीर बदल देंगे, हर वर्ग का एक नक्शा बदल देंगे। देखिए, दूरदृष्टि, मैंने पहले भी कहा कि इनकी सारी योजनाएं जो हैं दीर्घकालीन है। अभी इन्होंने 14% आर्थिक आरक्षण की बात की, तो मुझे ये बताएं, जब सुप्रीम कोर्ट में 50% से ज्यादा आरक्षण लागू नहीं हो सकता, तो ये किस प्रकार से इस आरक्षण को लेकर आएंगे? पहली बात तो शिवराज जी, मैं ये विनम्र निवेदन के साथ में पूछ रहा हूं कि आपने हमारे इस दूरदृष्टि पत्र को या दृष्टि पत्र को पढ़ा है क्या? नहीं, मैं शब्द की बात नहीं, मैं शब्द की मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, आपकी जो पार्टी है उसने स्वर्णों को आरक्षण देने की बात हमेशा की। अब भी राजस्थान विधानसभा में राजेंद्र सिंह राठौड़ जो विधि मंत्री है, उन्होंने 14% आरक्षण का विधेयक पारित कर रखा है। नहीं विधेयक पारित कर रखा है, तो क्या वो स्वर्णों को छलावा देने के लिए मैंने स्टे कहा क्यों नहीं बढ़ी कि कांग्रेस जुलाई 2008 के अंदर जब भाजपा की सरकार में विधि मंत्री थे श्री घनश्याम जी तिवारी साहब, तो वो भी विधेयक लेकर के आए थे। कांग्रेस ने उसको आगे नहीं बढ़ाया। और इसी तरह से लोगों को छलने के लिए, स्वर्ण वर्ग के लोगों को छलने के लिए ये विधेयक लाते हैं और उनको वास्तव में इसके प्रति गंभीर नहीं है हमारी पार्टी। जैसा मैंने कहा, चलिए अब इनको बोलने दीजिए, नहीं तो आपके फिर इस पर रिएक्शन ही नहीं आ पाएगा। शीलदराय जी अपनी बात कंप्लीट करिए। नहीं, मैंने कहा ना, मुझे सबसे जो बात लगी, क्योंकि जिस तरह का आज का एटमॉस्फेयर है, जिस तरह का युवा पीढ़ी है, जिस तरह का समाज है, वो हर चीज, हर समस्या का समाधान तुरंत रूप से करना चाहते हैं। तो वो दीर्घकालीन योजनाएं कितने साल की होंगी, क्या होगा, ऐसा कुछ भी इस प्रपत्र में आपके में स्पष्ट नहीं है। चलिए, मैं जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा कि आपको भी इतना एक्सपीरियंस है, घनश्याम तिवारी भी एक संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नए दलों का जो एक विजन डॉक्यूमेंट कहूंगा मैं तो, एक घोषणा पत्र को किसी भी पार्टी का हो चाहे, आप लोगों का अपना एक विजन होता है, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दो चीजें होती हैं, एक आपकी आइडियोलॉजी होती है, एक आपका विजन होता है। आइडियोलॉजी आप उसी के से एक बंदे होते हैं, लेकिन आजकल ये कहना कि आइडियोलॉजी है, हम फलानी विचारधारा से, जो विचारधारा है तो बची ही नहीं है, क्योंकि तो संगम हो चुका है। कोई किसी दल का किसी में समावेश हुआ, कोई किसी का पॉलिसी मेकर बन रहे हैं,
तो उसमें आइडियोलॉजी तो कोई किसी की रही नहीं है। तत्काल टिकट का बिल्कुल वही आइडियोलॉजी बची है कि फटाफट टिकट कैसे, हाँ तत्काल जैसे ट्रेन में कर दिया उसी तरह से आजकल हाँ, और वो होता भी है, तत्काल में मिलता भी है। ममता शर्मा जी से पूछिए आप एक्सपीरियंस से कैसे मिलता, हरीश मीणा से पूछिए, हबीबुर रहमान से पूछिए। हबीबुर रहमान को तो डबल एक्सपीरियंस है, वो डबल डेकर में बैठ चुके हैं, बीजेपी का भी मजा लिया उन्होंने, कांग्रेस का भी ले रहे हैं वापस तत्काल टिकट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपके पास आना चाहूंगा जैन साहब, कितना यकीन करे जनता नई पार्टियों के मैनिफेस्टो पे? योगेश जी, आपको तो बहुत पत्रकारिता का बहुत अनुभव है, और कांग्रेस युक्त बीजेपी, इसी तरह बीजेपी युक्त भाजपा, कांग्रेस ये वाहिनी, अच्छा, ये जो घनश्याम तिवारी जी की वाहिनी है वो बीजेपी युक्त है, क्योंकि उन्होंने इतने साल काम किया है उसके साथ, तो उसी से लगा टका ये घोषणा पत्र है। और इस घोषणा पत्र में कोई विशेष बात नहीं है। बीजेपी लोग लुभावन बातें तो सभी करती है साहब, ऐसा है कि मैं इससे इसलिए नहीं हूं कि बीजेपी की गलत नीतियों तानाशाही भ्रष्टाचार के खिलाफ ही भारत वाहिनी पार्टी का गठन किया गया। वो जब विधि मंत्री थे तो उन्होंने कितने कांग्रेसी भ्रष्टाचारियों को पकड़ा, आप तो ये बताइए। विधि मंत्री का काम भ्रष्टाचारियों को पकड़ना नहीं होता, विधि मंत्री का काम पकड़ना होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो अच्छे लेवल पे थे, नहीं नीतियां बनाना होता है, भ्रष्ट लोगों को नीतियां बनाना होता है, पकड़ने में मदद करी या वो खुद नहीं मदद करी। मेरी बात सुनिए, वो शिक्षा मंत्री थे तो 1,18,000 युवकों को, प्रशिक्षित युवकों को पारदर्शी तरीके से आरपीएससी के माध्यम से भर्ती करके वो नौकरियां शिक्षक बनाया। विद्व और परित्यक्ताओं को, जिसके अंदर एनसीईटी का नियम बाध्य रहता है कि जो अप्रशिक्षित है उनको नौकरी नहीं दे सकते, विद्व और परित्यक्ताओं के लिए बाद में पहले नौकरी दी, उसके बाद में सरकारी खर्चे पर उनको ट्रेनिंग करवाई। चलिए, और हाँ चलिए, आपने तो बताया अपनी बात। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं जी। घोषणा पत्र, जनता कितना यकीन करे इन घोषणा पत्रों पर? पहले का क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि दावा यह किया जाता, आपने भी ये कहा था 2013 के इलेक्शन से पहले कि हमने जो 2008 में घोषणा पत्र जारी किया था उसे पहले कैबिनेट में ही रख करके हमने चीफ सेक्रेटरी को सौंप दिया, हमारा ये विजन डॉक्यूमेंट है, आप इसको पूरा करिए, जो सहयोग चाहिए हमारे से वो हम करेंगे। ठीक है साहब। 13 में वसुंधरा जी ने कहा कि हमारे इतने बिंदु थे, 630 हमने उनमें से पूरे कर दिए। लेकिन जनता भरोसा आप पे करे या इन पे करे, किस पे भरोसा करे? क्योंकि जनता का विश्वास बड़ा डगमगाया हुआ है, और अगर आप लोगों को जो अनाउंसमेंट करते हैं उस पर इतना ही भरोसा है तो फिर जनता के बीच उस तरह से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए कि हमने काम किया और हम तो आपको याद दिलाने आ रहे हैं। एक प्रश्न मेरा और है, हाँ जल्दी से पूछ लीजिए क्योंकि वक्त कम है मेरे पास में, 1 मिनट में वाइंड अप करना है। किसानों की बात कर रहे हैं, आपके इस मैनिफेस्टो में कहीं नहीं है कि आप किसानों को कितने घंटे बिजली देंगे? है इसमें, मैं उसका जिक्र करूंगा। ऊर्जा नहीं होने पर भी वो तो समय नहीं बताया, घंटे नहीं बताया, कितने घंटे? कागज से बिजली नहीं मिलती है ना, लिखने से बिजली नहीं लिखने मिलती से मिलेगी तो तारों में जब आएगा तो तारों में तो मिलेगी। हाँ जी, आप कह रहे हैं जनता कितना यकीन करे, हमारे घोषणा पत्र पे कितना यकीन करे। मैं एक बार पुनः स्थापित करना चाहता हूं, इस जन घोषणा पत्र में सिर्फ वो वादे किए गए हैं जो पूरे हो सके और पूरे किए जाएंगे। तो दृष्टि पत्र पे भी कोई ऑब्जेक्शन है आपको? नहीं, हमें क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है, सिवाय इसके कि मैं महरिया जी को शुभकामनाएं देता हूं, बहुत सरल और कवि हृदय व्यक्ति हैं, लेकिन इट इज टू अर्ली इनके डॉक्यूमेंट पे कोई टिप्पणी देने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इनके एक बहुत महत्वाकांक्षी नेता जो वर्षों बीजेपी में रहे और पिछले 5 सालों में कोई ठीक तालमेल नहीं बैठ सका, उसकी वजह से इस पार्टी का जन्म हुआ है। दैट इज द जेनेसिस ऑफ भारत वाहिनी पार्टी। अब ये आगे कैसे संघर्ष करती है, किस रूप में लाती है, वो देखने वाली बात। तो फिलहाल तो दृष्टि से ज्यादा इनके संघर्ष पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जी हाँ, जी हाँ। चलिए, समय कम है दयाराम जी, वापस आपके पास में लौटता, लेकिन मैं रोकना चाहूंगा यहां पे। तो हमने बात की महासमर के मुद्दे में 2 पार्टियों के घोषणा पत्र की। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो चुका है, आपने स्लाइड्स के जरिए देखा भी है। इसी तरह से घनश्याम तिवारी अपनी भारत वाहिनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया है, क्योंकि नई पार्टी का गठन में लोग जानना चाहते हैं कि विजन क्या है घनश्याम तिवारी का, और भी कोई आएगी पार्टी तो उसका विजन लोग जानना चाहेंगे। खैर, घोषणा पत्र हैं, पहले के घोषणा पत्र हैं, जनता उसका आंकलन करती है, अवलोकन करती है, देखती है कि उसे सतोलने की कोशिश करती है, तोलती है अपने अनुभव के तराजू में कि कितने
हमारे जो वादे थे वो पार्टियों ने पूरे किए नहीं किए। तो चलिए ये जनता पे छोड़ना चाहिए हमें, और वो देखेगी कि किस तरह के वादे किस तरह से आम जन को लुभा पाते हैं, और एक्चुअल में अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो जनता उसी नजरिए से देखेगी। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज महासमर के मुद्दे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।